कि मेरे सामने भाषागत समस्या है, मैं हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ और मुझे लगता है शायद मैं हिंदी में बोलूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगेगा। और शुरुआत से पहले वो नारा जो हम सबको ऊर्जा देता है, हमें दिशा देता है, हम लोग अगर मुझे आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं उस नारे के साथ बात शुरुआत करूँगा। मैं बिना माइक की वो आवाज़ दूंगा तो मेरी आवाज़ तेज निकलेगी, आप सबकी कम निकलेगी। प्रफुल्ल भाई बता रहे हैं आप लोग क्रांति करने जा रहे हैं और आप देश को नेतृत्व भी देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती जी, प्रफुल्ल भाई और मंच पे आसीन तमाम साथियों, दिन भर की चर्चा के साथ तमाम सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हो चुकी हैं, इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी बात जो आज इस पूरी बातचीत के सामने दिख रही है कि जिस समय ये पूरा देश बाकी सब मुद्दों को भूल करके एकमात्र मुद्दे पर केंद्रित हो गया है, तमाम मीडिया, तमाम न्यूज चैनल, तमाम अखबार, चाय की दुकान से लेके पूरा देश इसके लिए उतरा हुआ है। अभी 3 दिन पहले मुझसे एक अखबार ने जब ये पूछा, मैंने कहा 64 साल के भ्रष्टाचार के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो 2500 साल से जो भ्रष्ट व्यवस्था इस देश के महत्वपूर्ण हिस्से को दरकिनार किए खड़े पड़ी है, उससे कब बात करें? एक भ्रष्ट व्यवस्था, जाति व्यवस्था जिसने 2500 साल से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को दरकिनार कर रखा है, उसके ऊपर कब बात करेंगे आप? एक भ्रष्ट व्यवस्था जिसने इस देश की 50% आबादी महिलाओं को मूल रूप से अलग कर रखा है, उन्हें 2 दर्जे का नागरिक बना रखा, उस भ्रष्ट व्यवस्था पर कब बात करेंगे? आप 64 साल की भ्रष्ट व्यवस्था पे इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि ये वो भ्रष्ट व्यवस्था है जो आपके द्वारा पैदा की गई है, आपके लोगों के द्वारा पैदा की गई है। इस देश के पूरे शासन, प्रशासन, राजनीतिक हलकों, हर जगह किसका राज है? कौन लोग हैं? 90% सत्ता, 90% पूरा का पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था आज इस देश के उस छोटे से हिस्से के पास है जो कि पिछले 2500 साल से बाकी बड़े हिस्से का दोहन कर रहा है। उस भ्रष्टाचार के ऊपर कब बात होगी ये समझ में नहीं आता। और ये भ्रष्टाचार इतना सीमित है, वो बता रहे हैं घूसखोरी, रिश्वत के ऊपर बात होगी। ये आपका पैदा किया हुआ है, आज ये आपका भस्मासुर बन गया है, आपके अपने समाजों के लिए खतरा बन गया है, इसलिए आप उससे लड़ने के लिए खड़े हैं और पूरे देश को उसमें झोंकना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है तो सबसे पहले उस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़िए जो 2500 साल से इस देश के एक बहुत बड़े हिस्से को आम इंसान और इंसान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। जब आप उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की बात करेंगे तो आप जिस भी भ्रष्ट व्यवस्था के लिए लड़ेंगे हम उस पर आपके साथ खड़े, क्योंकि कोई जन लोकपाल बिल हमको इस बात की गारंटी नहीं कर रहा है कि अगर दलित के साथ अत्याचार होगा तो थाने में उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। कैसे? मुझको अगर कोई कहे कि घूस दे करके भी अगर तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मैं अपना घर का सामान बेच करके भी घूस दे करके एफआईआर दर्ज कराऊंगा क्योंकि मैं न्याय चाहता हूं। इस देश में एक टर्म बहुत अजीब ढंग से पिछले 10 साल 15 साल से इस्तेमाल हो रहा है। देश में किसान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, देश में गरीब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दलित की लड़ाई, गरीबी की लड़ाई बाद में। दलित गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि वो आर्थिक तौर पे कमजोर है। दलित को आर्थिक तौर पे कमजोर बनाया है जाति व्यवस्था ने। दलित को उन तमाम संसाधनों, उन तमाम व्यवस्थाओं से बाहर रखा गया है कि इस देश के एक बड़े हिस्से को दरकिनार करने का उनका हक नहीं है। अगर इंसानियत को मानते हो और इंसान को मानते हो तो हमें अपने बच्चों को, हमें अपने समाजों को जाके कहना होगा कि ये लोग बराबरी के हैं और इनको हमें अलग करके नहीं देखना। दुर्भाग्य की बात है, बार बार सब लोग हम ही को बताते हैं दलितों सेंसिटिव हो, संवेदनशील बनो, तुमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना। लेकिन बाकियों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, मछुआरों के लिए बाकी सब लोग लड़ने के लिए तैयार, लेकिन दलितों के लिए बताया जाता है आप लोग लड़ने के लिए तैयार होइए तब हम तैयार, तब अच्छा होगा। मैं कह रहा हूं इसको बदलना। इसलिए बहुत जरूरी है मित्रों, आज देश में जब एक लैंड एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन बिल आ चुका है, 30 अगस्त की तारीख, 30 अगस्त तक उस पर हम क्या चाहते हैं हमें उसे पेश करना। और मैं आपके इस
पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि ये एक ऐतिहासिक मौका है जिस समय हम तमाम मुद्दों को छोड़ करके इस एक मुद्दे में अगर नहीं अटके, इस एक मुद्दे को लेकर के नहीं खड़े, इस एक मुद्दे पर अगर हमने अपनी आवाज नहीं उठाई तो हम लोग इतिहास के बहुत बड़े अपराधी, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के बहुत बड़े अपराधी। बहुत जरूरी है कि हमें अपने हक को उस कानून के अंदर ये तय कराना होगा कि हमारे जमीन को लेकर के, हमारे जमीन के अधिकार को लेकर के जो संविधान हमें गारंटी दे रहा था, जो तमाम कानून हमको पिछले 65 साल से छलावा दे रहे थे कि हम तुम्हें जमीन बांटने के लिए आ रहे हैं, कभी महारवतन के नाम पे, कभी गुदान के नाम पे, कभी पंचमी लैंड के नाम पे और तमाम तरह के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रमों के तहत आज हमें कहना होगा अगर इस कानून को लाना है तो इस कानून के पहले लाने के पहले तुम्हें हमें वो सारे वादे पूरे करके देने होंगे। वो वादे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम इस कानून को पास नहीं होने देंगे। हमें एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना होगा कि चाहे कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे नए सिरे से तबाहियां झेलनी पड़े, तबाही का मंजर दलितों के लिए कोई नया नहीं है। हम हर दौर में पिसते हैं, हम एक बार फिर पिसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। उड़ीसा से एक पूरा का पूरा एक ऐसी आवाज निकले कि इस बिल के ऊपर हमारी ये बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है नए सिरे से। निरंतर देश में जब जब कोई कानून आता है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया, सामाजिक सुरक्षा एक्ट आ गया, राइट टू एजुकेशन का एक्ट आ गया और इस तरह के तमाम कानून आए, उनको लेकर के हम लोगों की लगातार ये मांग रही कि भाई कम से कम इन कानूनों में इतनी व्यवस्था करें कि इसमें हमको बराबर से इन कानूनों का लाभ मिलने की व्यवस्था हो। कम से कम इनमें कानूनों में इतनी व्यवस्था हो कि जब हम इन कानूनों का लाभ लेने जाएं तो हमारे साथ भेदभाव नहीं। दुर्भाग्य की बात यह है ये मांग कभी मानी नहीं और बहुत जरूरी होता है कि जब तक कोई भी इस देश में कानून आए, अगर उसमें सचेत ढंग से ये प्रयास नहीं है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और इक्वल एक्सेस टू द दलित जब तक इंश्योर नहीं किया जाता है और उसमें पूरी गारंटी नहीं दी जाती है, उसमें जब तक पनिशेबल प्रोविजंस नहीं डाले जाते हैं, तब तक दलितों को किसी प्रकार का फायदा